बच्चों, तो भाई फार्मेसी लॉ इथिक्स में टॉपिक चल रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स न्यू अमेंडमेंट। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि आज है लेक्चर नंबर 5। इसका कौन सा डीएनसी एक्ट का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने अब तक देखो क्या है मैन्युफैक्चरिंग, प्रीवियस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की। किसके? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। और इसमें जितनी भी चीजें थी, चाहे किस कंडीशन में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा, किस कंडीशन में प्रोहिबिटेड रहेगा, है ना, कौन कौन सी टेस्टिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए परमिशन मिल सकती है, लोन लाइसेंस क्या होता है, रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है, शॉर्ट नोट ऑन लोन लाइसेंस, शॉर्ट नोट ऑन रीपैकिंग लाइसेंस, है ना, किस नंबर के फॉर्म में मिलता है, ये सारी चीजें मैंने कहा ना, जिस टॉपिक को उठाऊंगा उस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, समय जो भी लगे। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स काफी बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैंने ब्रीफ करके जितना आपके सिलेबस में आपको जानना जरूरी है उतना मैंने आपको बता रखा है। ठीक, आज हम लोग इसमें 10 शेड्यूल पढ़ने हैं, स्टडी ऑफ शेड्यूल। इसमें टोटल आपको पढ़ने कितने हैं? टोटल पढ़ने हैं आपको ये 10 शेड्यूल, ये 10 है टोटल है। सी है, C1 है, G है, H, H1, K, P, M, N, X, इन 10 शेड्यूल के बारे में। अब देखो शेड्यूल तो हमने पहले भी पढ़े, उसमें सिर्फ हमने इतना देखा कि किस शेड्यूल में क्या चीज होती है। जैसे शेड्यूल ए में कौन कौन से लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस लेना है तो कौन कौन से फॉर्म और एप्लीकेशन हैं। शेड्यूल बी की बात की जाए तो जो भी हम गवर्नमेंट लैब में जाके टेस्टिंग करवाते हैं सैंपल की, उसकी फीस कितनी है ना। स्पेशल प्रोडक्ट के लिए C1 हो गया, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या स्पेशल प्रोडक्ट C1। तो कहने का मतलब सारी चीजें पढ़ चुके, लेकिन ब्रीफ में अब हमें इनकी डिटेल में पढ़नी है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन शेड्यूल C एंड C1, तो क्या सिर्फ इतना लिखने से एक लाइन काम चल जाएगा? इट्स अबाउट स्टैंडर्ड्स अबाउट क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सब स्पेशल प्रोडक्ट्स, इससे हो जाएगा? नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल्स हमको जाननी जरूरी है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग इन 10 शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सेल्स ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे। मींस 2-3 लेक्चर और लगेगा, 3-4 लेक्चर, ये पूरा डीएनसी एक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, कई बच्चों के यहां एग्जाम है जैसे राजस्थान वगैरह में, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 20। तो हो सकता है कि कल मैं सेल्स ऑफ ड्रग डीएनसी एक्ट का ना करा के डिजास्टर मैनेजमेंट करा दूं। ठीक, अगर सही है तो कमेंट करो, देखते हैं। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज शेड्यूल्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ शेड्यूल C, C1, G, H, H1, K, P, M, N और X। शुरुआत करते हैं शेड्यूल C से। C का मतलब हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, लाइक जैसे इंजेक्टेबल हो गया। एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविजन, जैसे कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया और पेनिसिलिन हो गया। C1 की अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सी में, शेड्यूल सी में हम इंजेक्टेबल यानी पेरेंट्रल्स की बात कर रहे हैं, और C1 में हम बात करें नॉन पेरेंट्रल्स की। जो बेसिक डिफरेंस है ये याद रखना, राइट। हमको कभी भी कोई दो एक जैसी चीजें हों तो नॉर्मली आप पढ़ने बैठोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वही सेम चीज जब एग्जाम में आ जाती है तो उस समय कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आफ्टर ऑल इसमें था क्या, है ना। इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूं कि चीजों को डिफरेंशिएट कर दूं। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स में बहुत सारी डिजीज एक जैसी, है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ले लो तो सारी डिजीज एक जैसी, लेकिन मैंने इसीलिए एक एक मींस उन डिजीज के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो चीजें क्लियर कर दी है, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, है ना। एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविजन, डिजिटलिस हार्मोन एर्गोट, ठीक, ये नॉन पेरेंट्रल्स है। अब बात करेगा है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल C और C1 ड्रग्स। अगर हमको शेड्यूल C और C1 ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कंडीशन क्या होगी? जबकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें देख रखी हैं, लेकिन शेड्यूल C और C1 में स्पेशली देखते हैं। यहां पे लाइसेंस फॉर्म नंबर 20 इज रिक्वायर्ड। लाइसेंस किसमें मिलेगा? फॉर्म नंबर 28 में, विच इज इश्यूड बाई किसके थ्रू? ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। MCQ का क्वेश्चन, पहली चीज किस नंबर के फॉर्म में लाइसेंस मिलेगा? तो 28।
ये कौन इश्यू करता है? भाई दूसरा क्वेश्चन आता ना कि शेड्यूल सी एंड C1 की ड्रग्स को हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये लाइसेंस इश्यूड बाई, तो कौन होगा? ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर रिटेल सेल फॉर ऑफ ड्रग। अब रिटेल अगर हमको करना है, रिटेल का लाइसेंस लेना है ड्रग की, तो फॉर्म नंबर 21 रिक्वायर्ड। लाइसेंस किस में मिलेगा? फॉर्म नंबर 21 में, याद रहे रिटेल के लिए, ठीक, रिक्वायर्ड। वेयर एज द होलसेल के लिए, अगर हम होलसेल का लाइसेंस लेने जाएंगे तो फॉर्म नंबर 21B रहेगा। याद रहे मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है, एवी मोटिवेशन में मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था, उसमें इन दोनों फॉर्म का मैंने बता रखा था कि भाई कितने स्क्वायर मीटर आपको चाहिए रिटेल के लिए, कितने स्क्वायर मीटर आपको चाहिए होलसेल के लिए, और कौन कौन से नंबर के फॉर्म है, वो फॉर्म कहां पे मिलते हैं, किस साइट पे कैसे भरना है, क्या एप्लीकेशन फी है, सारी मैंने एवी मोटिवेशन पे आपको बताई थी। तो कहने का मतलब यहां पे भी वही सेम चीज है। तो याद आया मुझे, रिटेल अगर करनी है आपको तो रिटेल के लिए लाइसेंस आपको चाहिए 21 में, और अगर होलसेल चाहिए, होलसेल का लाइसेंस लेना है तो वो लाइसेंस मिलेगा 21B में, राइट। तो ये चीजें याद रखो। नेक्स्ट बात करें, नंबर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन शेड्यूल सी और C1 में। देखो फॉर्म नंबर 19 और 19A किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल द लाइसेंस, काहे के लिए? अगर किसी का हमें नया लाइसेंस लेना है या अपने लाइसेंस को रिन्यू करना है, किसके लिए? कोई दवा सेल करनी है, स्टॉक करनी है, एग्जिबिट करनी है, या ऑफर फॉर सेल या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अदर देन कौन सी? अदर देन दोज इंक्लूड शेड्यूल एक्स शैल बी मेड इन द फॉर्म नंबर 19 एंड 19A। कहने का मतलब जो शेड्यूल C1 की ड्रग्स हैं, यानी एक्सक्लूडेड शेड्यूल एक्स, यानी शेड्यूल एक्स को छोड़ के जितनी भी ड्रग्स शेड्यूल C1 में है, उनके लिए हमको या तो लाइसेंस लेना हो या रिन्यूअल कराना हो तो फॉर्म नंबर 19 और 19A की जरूरत पड़ती है। फॉर्म नंबर 27 एप्लीकेशन ग्रांट, या तो एप्लीकेशन के लिए या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, काहे के लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेड्यूल C1 एक्सक्लूडेड स्पेसिफाइड द पार्ट XB एंड शेड्यूल X। यहां पे एक्सक्लूडेड कौन कौन सी? पार्ट नंबर XB और शेड्यूल X की जो दवाएं होंगी वो दवाएं यहां पे नहीं होंगी। यहां पे हम किसका लाइसेंस? देखो पहले वाले में 19 और 19A में हम लाइसेंस मांग रहे थे सेल करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फॉर्म नंबर 27 में हम लाइसेंस मांग रहे हैं या रिन्यूअल करा रहे हैं, काहे के लिए? मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल। मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे किसके लिए? क्योंकि हमको वो दवाएं सेल करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी, हमें मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए। किसके लिए? शेड्यूल C1 ड्रग्स के लिए। एक्सक्लूडेड कौन सी ड्रग्स नहीं होंगी? शेड्यूल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल XB और शेड्यूल X की दवाएं इसमें नहीं होंगी। दूसरा 27A की बात करें, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल, किसके लिए? याद रहे 27A की बात जहां पे आएगी वहां पे हम लोन लाइसेंस, कहीं भी 27A आ जाए समझ लो लोन लाइसेंस की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखो 27A का मतलब लोन लाइसेंस। हमको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, 27A पे हमको लोन लाइसेंस का लाइसेंस मिलेगा, है ना। मैन्युफैक्चर फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड, कौन सी लोन लाइसेंस? लोन लाइसेंस मिलेगा भाई। अगर 27A नंबर फॉर्म की बात करें तो हमें लोन लाइसेंस का मैन्युफैक्चरिंग किसका? शेड्यूल C और C1 का लाइसेंस मिलेगा। एक्सक्लूडेड शेड्यूल XB और X, यानी शेड्यूल X नार्कोटिक ड्रग्स हम जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्म नंबर 27A में लाइसेंस नहीं ले सकते। फिर 27B की बात करें, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? या तो एप्लीकेशन या रिन्यूअल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस लेना है। यहां पे ड्रग्स सारी हो गई, शेड्यूल C, C1 और X। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1, X, ये 27B में है। ये फॉर्म नंबर बार बार मैं चाहता तो इसको शॉर्ट कर देता, ब्रीफ कर देता और उड़ा देता, ऐसे ही बोलता तुम वहीं पे जाके पढ़ लेना, लेकिन सिलेबस में जितना जहां पे दिया है वो चीजें वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। अगर पहले होता तो पहले में ही भाई ये डिटेल वहां पे नहीं पढ़ाई जा सकती थी इतनी ज्यादा, है ना। तो 27B की 27B की बात की जाए तो यहां पे किस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी? शेड्यूल C, C1 और X में जो ड्रग्स स्पेसिफाइड है उनकी होगी, राइट।
नेक्स्ट बात करें शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट कौन से हैं? सेरा हो गया, सीरम प्रोटीन इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन हो गया, पेरेंट्रल इंजेक्शन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, एंटीजन एंटीटॉक्सिन्स हो गए, है ना। फिर इंसुलिन पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, एड्रेनलिन सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ एड्रेनलिन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन हो गया एडमिनिस्टर। इसमें जो मैक्सिमम है पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए, मिंट फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशन, बैक्टीरियोफाजेस हो गया, थर्मिक प्रिपरेशन हो गए, स्टेराइल डिस्पोजल डिवाइस फॉर सिंगल यूज ओनली। ये सारी चीजें क्या है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट इन लिस्टेड इन शेड्यूल सी। फिर शेड्यूल C1 की बात करें, अदर स्पेशल प्रोडक्ट कौन से हैं? शेड्यूल C1 में कौन कौन से हैं? ड्रग्स बिलोंगिंग द डिजिटैलिस ग्रुप प्रिपरेशन। डिजिटैलिस ग्रुप प्रिपरेशन में डिजिटैलिस ग्रुप नॉट इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्टर पेरेंटरली, मींस डिजिटैलिस ने दवा तो बनाई लेकिन पेरेंट्रल के फॉर्म में नहीं, नॉन पेरेंट्रल के फॉर्म में। हमने बताया था डिफरेंस इसमें क्या है, नॉन पेरेंट्रल्स हो गए। एर्गॉट प्रिपरेशन कंटेनिंग एर्गॉट, एर्गॉट प्रिपरेशन से एर्गॉट मिला लेकिन नॉट फॉर एडमिनिस्टर पेरेंट्रली। एड्रेनलिन तो मिला बट नॉट फॉर एडमिनिस्टर पेरेंट्रली। फिश लीवर ऑयल तो मिला हमको, है ना, प्रिपरेशन कंटेनिंग फिश लीवर ऑयल। फिर विटामिन्स मिले हमको, प्रिपरेशन कंटेनिंग विटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ नॉट एडमिनिस्टर पेरेंट्रली। ठीक, लीवर एक्सट्रैक्ट की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स तो हमने एक्सट्रैक्ट किए, हार्मोन्स तो हमने प्रिपेयर किए बट नॉट एडमिनिस्टर पेरेंट्रली। वैक्सीन नॉट फॉर्म इन द पेरेंट्रली मींस एडमिनिस्टर पेरेंट्रली, मींस यहां पे हमने दवाएं तो बनाई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो बनाए हमने, लेकिन वो कैसे है? नॉट फॉर एडमिनिस्टर पेरेंट्रली, यानी नॉन पेरेंट्रल्स की बात करें। हमने डिफरेंस भी बताया था क्या है दोनों में, C1 में। तो ये बात रही C और C1 की। अब बात करें शेड्यूल G की। शेड्यूल G हमने बताया हार्मोनल प्रिपरेशन, बड़ा ही खतरनाक है। विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन की ये दवा नहीं लेनी चाहिए। लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड यूज द अंडर मेडिकल सुपरविजन, मींस इसमें जितनी भी दवाएं इनलिस्टेड है इस शेड्यूल में, उन सब को लेने के पहले क्या है, मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, RMP की, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। और उसमें साफ साफ वार्निंग में लिखा रहता है ना, अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक, तो शेड्यूल G की वार्निंग क्या रहती है? प्रोडक्ट और सब्सटेंस दैट इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट शुड बी मेंशन्ड बिलो लाइंस एट द लेबल। क्या है? क्वेश्चन में लिखा रहेगा डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन, डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो अगर पूछता है MCQ में क्वेश्चन, MCQ में क्वेश्चन पूछ ले या आंसर इन वन वर्ड में पूछ ले या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, है ना, वार्निंग फॉर शेड्यूल G, वार्निंग फॉर शेड्यूल G, तो उस पे क्या लिखा रहेगा? इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल सुपरविजन। ठीक, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, एंटीहिस्टामिनिक हो गई, और भी बहुत सारी हार्मोनल प्रिपरेशंस हो जाती हैं। शेड्यूल H की बात करें, शेड्यूल H हमें पहले से पता है, इस शेड्यूल में जितनी भी दवाएं हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली, है ना, विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये दवाएं दी नहीं जा सकती, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये दवाएं मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस यानी प्रिस्क्रिप्शन, याद रहे इसमें, है ना, दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जैसे एग्जांपल में कौन सी दवाएं? एटेनोल हो गए, लोराजिपाम हो गया, डेप्सोन हो गया, डाइजापाम हो गया, अल्प्राजोलम हो गया, ये सारी शेड्यूल H की दवाएं हैं। ठीक, लेबलिंग में क्या रिक्वायरमेंट है? लेबलिंग में इफ प्रोडक्ट कंटेन्स द सब्सटेंस स्पेसिफाइड शेड्यूल H, लेबलिंग में क्या, अगर उसमें कोई भी प्रोडक्ट, जो भी कोई भी हमने इंग्रेडिएंट मिलाया है जो शेड्यूल H कैटेगरी का है, तो वो लेबल्ड रहेगा और उस पर सिंबल RX बना रहेगा। क्या? टॉप कॉर्नर पे RX बना रहेगा एंड कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेबल्ड ऑल्सो बी विद द फॉलोइंग रेड कलर बेस, मींस लाल कलर से उस पे वार्निंग लिखी होगी। क्या वार्निंग लिखी होगी? शेड्यूल H ड्रग की वार्निंग क्या लाल कलर में लिखी होगी? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो भी शेड्यूल H की दवाएं हैं, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो इधर, ये शेड्यूल H की दवा जैसे एसिटाइलोप्रोम ऑक्सलेट, शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। जो भी शेड्यूल H की दवाएं हैं लाल कलर में, लाल मतलब खतरनाक, मींस खतरा,
रेड कलर मतलब खतरा, मींस डेंजर, है ना। तो इनको मतलब पढ़िए, कहने का मतलब ये कि दवा खाने के पहले आप इस चीज को पढ़िए, इसीलिए लाल रंग के बॉक्स में बना दिया गया। मींस ये खतरनाक है, तो जो खतरनाक चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन उसमें पड़ी हुई, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो उस होने वाले खतरे से बचा जा सकता है, इसीलिए ये लाल कलर का है। ठीक। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कॉशन एंड वार्निंग। क्या है भाई कॉशन एंड वार्निंग? सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच एंड शेड्यूल H1, शेड्यूल एक्स shall not be sold retail except according to with the prescription of the registered medical practitioner। शेड्यूल एच की कोई दवा हो, शेड्यूल H1 की कोई दवा हो, शेड्यूल एक्स की कोई दवा हो, कोई भी मेडिसिन बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेची जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। सप्लाई ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच, H1 और एक्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम shall be made only against the signed order writing shall be preserve लाइसेंस पीरियड 2 साल। मतलब अगर आपको मार्केट से कहीं से भी शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 और शेड्यूल एक्स की दवा खरीदनी या बेचनी है, ठीक, तो पहली चीज तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन किया हुआ लेटर होना चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, और जिस डेट को आप बेचते हो, जिस डेट को आप देते हो, दूसरा उस बंदे का रिकॉर्ड होना चाहिए जिसने खरीदा, उस डॉक्टर का रिकॉर्ड होना चाहिए जिसने प्रिस्क्रिप्शन दिया, और उस फार्मासिस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए जिसने डिस्पेंस किया, है ना। तो और ये सारा का सारा जो डेटा है, जिस डेट से आपने बेचा, लगभग 2 साल तक आपको अपने मेडिकल स्टोर पे प्रिजर्व करके रखना है। कभी भी इंस्पेक्शन आएगा तो डीआई पूछेगा अभी शेड्यूल H1 की कितनी दवाएं बेची आपने, किसको बेची, शेड्यूल एक्स की कितनी दवाएं बेची, शेड्यूल H1 की कितनी दवाएं बेची, उनकी लिस्ट दिखाइए। ठीक, तो उस वक्त आपको शो करना पड़ेगा एज ए फार्मासिस्ट। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जानना जरूरी है ही है, साथ साथ आपको एज ए फार्मासिस्ट भी इन सब चीजों के लिए अवेयर होना जरूरी है। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो शेड्यूल एच और H1 और शेड्यूल एक्स की दवाओं का एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता एक्सेप्ट प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संस्था हो वो कर सकती है ना, वो कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है। इसके राइट्स किसी और को नहीं दिया जा सकते। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए शेड्यूल एच की दवा की, तो स्टोर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, और टेम्परेचर की बात करें शुड नॉट बी एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। मींस एयर टाइट कंटेनर, क्लोज कंटेनर्स होने चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, है ना, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स होने चाहिए, और जहां पे ये स्टोर करके रखे जाएंगे वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, राइट। जबकि मेडिकल स्टोर वगैरह पे देखो ऐसे ही रखी रहती हैं, गर्मी में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है फिर भी, तो अंदाजा लगा लो। अब बात करें शेड्यूल H1 की, हमने देखी शेड्यूल एच और शेड्यूल, अब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल H1 की। देखो H1 कुछ H से अलग नहीं है, पहले हमारा एक ही शेड्यूल था शेड्यूल H, बाद में कुछ जो सेंसिटिव दवाएं थी ज्यादा, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह, वो सारी दवाएं शेड्यूल H1 में शिफ्ट कर दी गई। तो अगर हम कंपैरिजन करें H और H1 का, तो H1 की जो दवाएं हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, है ना। तो देखते हैं अभी डिफरेंस हम। शेड्यूल H1 ड्रग इंक्लूड द सेंसिटिव एंटीबायोटिक, ये पहले शेड्यूल H में हुआ करती थी, बाद में जो सेंसिटिव ज्यादा थी उसके लिए शेड्यूल H1 बना दिया गया। इसमें वो दवाएं हैं जिनको लेने से हैबिट बन सकती है, हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसको इट शुड नॉट बी टेकन विदाउट द सुपरविजन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद के या उससे सलाह लिए बिना शेड्यूल H1 की दवाएं नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी होता है, एमॉक्सिसिलिन खा लो, कुछ भी होता है, सिफिक्सिम खा लो, कुछ भी खा लो, ऐसे ही थोड़ी खा लेनी चाहिए। दिस शेड्यूल was implemented to strictly regulate included the drug general public welfare, है ना। लिस्ट ऑफ शेड्यूल H1 में ड्रग्स कौन सी हैं भाई? अल्प्राजोलम, बैक्लोफ्लॉक्सासिन, ब्यूप्रेनॉर्फिन और कैप्रियोमाइसिन, सिफेडिटोरेन, सिफेमिन मीन सिफिक्सिम कैटेगरी है ना, सिफिक्सिम हो गया, सिफेटामेट हो गया, एंड सो ऑन मींस कुल मिला के एंटीबायोटिक्स है ना, सी ग्रेड की ज्यादा है।
कंडीशन की बात की जाए, सप्लाई ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल H1 रिकॉर्डेड इन सेपरेट रजिस्टर। शेड्यूल H1 की दवाएं चूंकि ज्यादा, जो जितना सेंसिटिव उसका रिकॉर्ड उतना ही सेंसिटिव, तो सेपरेट रिकॉर्ड बनाना चाहिए। सप्लाई गिविंग द नेम एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मींस मैंने बताया ना क्या है, टेबल होनी चाहिए बाकायदे, इसमें टेबल होनी चाहिए। डॉक्टर का नाम, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, है ना, किस फार्मासिस्ट का नाम, किस फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस किया, और फिर पेशेंट का नाम, किस पेशेंट को दिया गया, और उस पेशेंट का साथ में एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ इशुएंस रहेगी, और इसी के साथ रजिस्टर के साथ उसका प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा रहेगा। राइट, ये सब चीजें, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कब? मेंटेन फॉर 3 years टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, 3 साल तक। इधर H1 शेड्यूल H की दवा 2 साल तक, शेड्यूल H1 की दवा 3 साल तक। जो हमने बेची है उसका रिकॉर्ड कहां, 3 साल तक हमको प्रिजर्व करके रखना है, और इंस्पेक्शन के टाइम पे हमको ओपन करके दिखाना है। शेड्यूल H1 के लिए भी वार्निंग होती है। वार्निंग क्या है? डेंजरस टू टेक प्रिपरेशन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मेडिकल एडवाइस, नॉट टू बी सोल्ड रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसी दवाएं, शेड्यूल H1 की जो दवाएं हैं, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस के लेना खतरनाक हो सकता है ना। और ये बिना, भाई शेड्यूल H अगर जुड़ गया तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो दे ही नहीं सकते। वार्निंग लिखी रहती है इस तरह से, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। बिना मेडिकल एडवाइस के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस की ये दवा हमें नहीं लेनी चाहिए। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक, तो ये शेड्यूल H1 की वार्निंग, ये याद रहे, ये वार्निंग्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में, वार्निंग्स, है ना। शेड्यूल H1 और H के बीच का डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस समझ लो। देयर इज not any major difference between H or H1, but antibiotic, anti-tubercular drugs and habit forming that were fall under schedule H category was moved to new subcategories known as schedule H1. पहले सारी की सारी शेड्यूल H थी, लेकिन जो थोड़ी सेंसिटिव एंटीबायोटिक थी, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स थी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स थी, ये सारी की सारी ड्रग्स मूव कर दी गई शेड्यूल H1 में। ठीक, और बाकी ये जो दोनों ड्रग्स हैं, दो की दोनों ड्रग्स बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये डिस्पेंस नहीं की जा सकती। ठीक, ये बात हो गई भाई। अब बात करें शेड्यूल K की, है ना। लिस्ट ड्रग दैट एग्जम्प्टेड फॉर सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग। कुछ ऐसी दवाएं जिनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एग्जम्प्टेड है, मींस जो प्रतिबंधित नहीं है ना, उनको आप बना सकते हो। उस किस केस में? ड्रग लेबल्ड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। जो ड्रग आप बना रहे हो उसको मेडिकल पर्पस में नहीं इस्तेमाल करोगे, ऐसा लेबल होना चाहिए। क्विनिन अदर एंटी मलेरियल ड्रग एज कंडीशन मेंशन इन शेड्यूल। अब जैसे क्विनिन हो गया या और भी एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई, उनको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन कुछ मेंशन शेड्यूल में मेंशन है इनके लिए कंडीशंस, कि भाई जैसे मलेरिया आ गया, है ना। एक समय था कि मलेरिया एक महामारी होती थी, पैंडेमिक डिजीज होती थी, एपिडेमिक से पैंडेमिक हो गई थी ये भी, है ना, इस तरह की डिजीज हो गई थी। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दे दिए थे कि हाँ भाई ये आप लोग बना सकते हो फ्रीली, किसी भी तरह से दवा की आपूर्ति की जाए, दवा कम नहीं पड़नी चाहिए। ड्रग सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हिज ओन पेशेंट और एनी ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C सप्लाइड बाय, मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, अपने पेशेंट के इस्तेमाल के लिए इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है। ठीक, उनको एग्जम्प्टेड है, उनको एग्जम्पशन है। ड्रग सप्लाइड बाय द हॉस्पिटल, अगर ड्रग किसी हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है, डिस्पेंसरी में, मेंटेन सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, जो जैसे हॉस्पिटल सप्लाई होती है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई होती है, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट क्या अपनी सब्सिडी देती है। तो इन सब चीजों में लोकल बॉडीज एज पर कंडीशन मेंशन इन शेड्यूल में कुछ कंडीशंस मेंशन है, ट्रिपल स्टार करके, कंडीशंस अप्लाइड, कि मींस इन कंडीशन में आप ये दवाएं बना सकते हो, एग्जम्प्टेड है, आपको प्रतिबंधन नहीं। जैसे हेयर फिक्सर की बात करें, हेयर फिक्सर नेमली म्यूसिलेज, है ना, जो कंटेनिंग गम्स, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वैक्स वगैरह आता है, बाल खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी दवा, ऐसी भाई पार्ट ऑफ मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल की जा रही, तो इन सब चीजों के लिए एग्जम्प्टेड है शेड्यूल K में। ठीक, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एज पर कंडीशन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। टैबलेट जैसे क्लोरोक्विन सॉल्ट हो गया एज पर मेंशन कंडीशन, कुछ कंडीशंस में इनकी मैन्युफैक्चरिंग एग्जम्प्टेड है, मींस प्रतिबंधित दवाओं पे भी प्रतिबंध नहीं है, मींस उनका मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है कुछ कंडीशंस देखते हुए।
शेड्यूल पी की बात करें हम तो लाइफ पीरियड, शेड्यूल पी में क्या लाइफ पीरियड, जैसे किसी भी ड्रग का लाइफ पीरियड कितना होगा, मींस एक्सपायरी डेट कितनी होगी, है ना। जैसे इंसुलिन इंजेक्शन कितना होता है, 24 महीने होता है। शेड्यूल पी डिस्क्राइब द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन अ मंथ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड विद इन द डेट मैन्युफैक्चरिंग, मींस इसमें क्या कोई डेट ना मेंशन करके एक्सपायरी डेट मंथ में बता दी जाती है। डेट एक्सपायरी विच इज लेबल्ड पोटेंसी पीरियड ऑफ द ड्रग, है ना। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इसमें जैसे इंसुलिन की 24 महीने बता दी गई, तो जो लाइफ पीरियड होता है वो लेबल पे मेंशन कर दिया जाता है एज पर शेड्यूल पी। एक्सपायरी की बात आती है तो ये एक्सपायरी कहां से, शेड्यूल पी में मेंशन है स्टैंडर्ड्स, उन स्टैंडर्ड्स के बेस पे स्टेबिलिटी डेटा किस तरह से निकाला जाएगा, फिर उस स्टेबिलिटी डेटा के हिसाब से एक्सिलरेटेड स्टडी कैसे की जाएगी, किस तरह से उनका वैलिडेशन किया जाएगा और किस तरह से एग्जैक्ट डेटा निकाला जाएगा एक्सपायरी डेट या किसी भी दवा की लाइफ साइकिल का, राइट। तो उस हिसाब से उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। फिर शेड्यूल P1 की बात करें अगर हम, तो P1 डिस्क्राइब द पैक साइज। अब शेड्यूल P में हमने एक्सपायरी निकाल ली, अब शेड्यूल P1 में पैक साइज क्या होगा, 10 का पैक होगा, 2 का पैक होगा, 20 का पैक होगा, 100 का पैक होगा, है ना। P1 कंटेन्स नेम ऑफ ड्रग, देयर डोजेस फॉर्म एंड पैक साइज ऑफ द लिस्टेड ड्रग। जो भी इसमें लिस्टेड ड्रग से उनका पैक साइज क्या है वो भी स्पेसिफाइड है। जैसे आप देखते हो एमॉक्सिक्लोर 10 में मिल रहा है, 7 में मिल रहा है, 5 में मिल, तो वो शेड्यूल P1 में मेंशन है। आप देखोगे तो पता चलेगा, है ना। फिर शेड्यूल M की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल फॉर फार्मासिस्ट और हु इज विलिंग to go and work in the industry. This one is a very precious and very important schedule for those peoples, right? Requirement of the manufacturing. Schedule M क्या बोलता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जैसे प्रमाइसेस हो गई, इक्विपमेंट हो गए, गाइडलाइंस हो गई, प्लांट हो गए, ये सब कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, इसकी जानकारी शेड्यूल एम में मिलेगी। शेड्यूल एम अगर किसी को देखना है क्या होता है तो आप गूगल पे जाइए, शेड्यूल एम पीडीएफ करके डाउनलोड करो, पूरा शेड्यूल आपको 10-15 पन्ने का मिल जाएगा। एक बार उसको रिव्यू कर लो, देखो बहुत आसान सी लैंग्वेज में शेड्यूल एम दिया हुआ है, बहुत कुछ नॉलेज बढ़ेगा। कई सारे पार्ट हैं। पहले पार्ट की बात की जाए तो पहले पार्ट में है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर प्रेमाइसेस एंड मटेरियल, मींस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। पार्ट 1 में ये है। पार्ट 2 में डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, प्लांट और इक्विपमेंट कैसा, मतलब पहली बार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, पार्ट ए में बिल्डिंग की बात करेंगे और हम मटेरियल की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम इक्विपमेंट की बात करेंगे और प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक। तो पहले पार्ट ए के सब पार्ट हैं। पार्ट ए में क्या है, पार्ट 1A, है ना। 1A डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रिपरेशन। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल हो चाहे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल हो चाहे स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो, इनके लिए पेरेंट्रल स्टेराइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है प्रेमाइसेस एंड मटेरियल की, वो डिटेल है पार्ट 1A में शेड्यूल एम के। पार्ट 1B की बात की जाए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म यानी कैप्सूल टैबलेट। पार्ट सी की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर ओरल लिक्विड जैसे सिरप, एलिक्सर, इमल्सन एंड सस्पेंशन की बात की जाए। पार्ट 1D की बात करें अगर हम तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉपिकल प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जैसे एक्सटर्नल प्रिपरेशंस हो गए, जैसे क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, पेस्ट हो गया, इमल्सन हो गया, लोशन हो गया, है ना, डस्टिंग पाउडर हो गए और कुछ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो गए उसके। पार्ट 1E की बात करें, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसके, MDI मीटर डोज इनहेलर की, है ना, जैसे अस्थमा का MDI होता है, मीटर डोज इनहेलर जो शक करते रहते हैं। 1F की बात करें तो डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट प्रेमाइसेस प्लांट मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी बल्क प्रोडक्ट। वडोदरा में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम API प्लांट बोलते हैं और उन प्लांट की रिक्वायरमेंट कहां है, पार्ट 1F में। तो अगर कभी भी ये पूछ लिया जाए कि API या बल्क रिक्वायरमेंट, बल्क मैन्युफैक्चरिंग करना है, API मैन्युफैक्चरिंग करना है, शेड्यूल M का सब पार्ट कौन सा होगा, तो शेड्यूल M का होगा 1F
राइट। तो शेड्यूल एम पे जब भी शॉर्ट नोट पूछते हैं तो आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, है ना। पार्ट 2 में क्या, पार्ट 2 में है रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड देयर इक्विपमेंट्स, है ना। तो ये क्या है, शेड्यूल एम के पार्ट 1 पार्ट 2 की बात है। फिर शेड्यूल M1 है, इसमें M1 में क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन मिनिमम रिक्वायरमेंट भाई फैक्ट्री प्रेमाइसेस की, किसके लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए क्या चाहिए। M2 की बात करें तो कॉस्मेटिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक के लिए प्रेमाइसेस रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, वो है। M3 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस कैसी होनी चाहिए, मींस किसके लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो M1 काहे के लिए हो गया, M1 हो गया आपका होम्योपैथिक के लिए, M2 हो गया आपका कॉस्मेटिक के लिए, M3 की बात करें तो हो गया मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो याद रहे शेड्यूल M के 3 पार्ट, M1 M2 M3, है ना। तो कैसे कैसे क्या करना है वो आप देख लेना। फिर शेड्यूल एन की बात करें, शेड्यूल एन बोले तो लिस्ट इक्विपमेंट टू रन फार्मेसी, मिनिमम लिस्ट। शेड्यूल एन में क्या है, मिनिमम लिस्ट रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग द फार्मेसी, मींस एक नॉर्मल फार्मेसी चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो शेड्यूल एन में है। यानी आपके लिए अगर कोई मेडिकल स्टोर चलाना चाहता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शेड्यूल एन के बारे में जानना, है ना। एंट्रेंस भाई फार्मेसी खोल लिया आपने, एंट्रेंस फ्रंट फार्मेसी, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा, पहली चीज तो फार्मेसी इन फ्रंट। प्रेमाइसेस की बात करें, प्रेमाइसेस में सेपरेट रूम्स होंगे, रूम का है के लिए एक प्राइवेट यूज जैसे काउंसलिंग के लिए हो गया, एक अपना डिस्पेंसिंग के लिए हो। प्रेमाइसेस सेल बी बिल्ट ड्राई वेल वेंटिलेटेड सफिशिएंट डायमेंशन, जो भी डायमेंशंस दी गई हैं, चाहे आप रिटेल की बात करो चाहे होलसेल की बात करो, उस डायमेंशन में वेल इक्विप्ड, वेल वेंटिलेटेड और वेल हाइजीनिक मेडिकल स्टोर होना चाहिए। ठीक, फर्नीचर एंड ऑपरेटर्स की बात करें, फर्नीचर में फार्मेसी सेल बी अडॉप्टेड टू बी यूज फॉर विच इंटेंडेड करस्पॉन्डिंग साइज, जो भी करस्पॉन्डेंट साइज है उसके लिए फर्नीचर्स होने चाहिए, है ना। ड्रग केमिकल होना चाहिए, मेडिकामेंट, इन सब चीजों को रखने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी में, जिससे कि और स्टोरेज कंडीशन, जिससे ऐसे कंटेनर्स की जो भी आप केमिकल रखो डिटोरिएट ना हो, किसी भी जो कंटेनर है उसके साथ वो रिएक्शन ना कर ले, है ना। एवरी कंटेनर शैल बियर लेबल अप्रोप्रिएट साइज इजिली द रीडेबल, मींस किसी भी कंटेनर पे जो भी लेबल लिखा है वो लेबल इतना बड़ा तो एटलीस्ट होना चाहिए कि पढ़ने में आए। ऐसा ना हो कि एकदम गोच पोच लिख दो कि लेंस लेके पढ़ना पड़े, है ना। मेडिकामेंट्स एज गिवन द इन द फार्माकोपिया, एज पर फार्माकोपिया उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। कंटेनर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस रखे हुए हैं वो डायरेक्ट ना यूज किए जाए, टू बी डाइल्यूटेड का उन पे लेबल होना चाहिए, मींस उस पे लेबल मार्क होना चाहिए टू बी डाइल्यूटेड, है ना। ऐसा ना हो कि कोई जाए और कॉन्सेंट्रेटेड छूले पता लगा राम राम सत्य हो गया। ऑपरेटर्स की बात करें तो फार्मेसी बैलेंस, बॉटल्स, प्रिस्क्रिप्शन, कॉर्क, असॉर्टेड साइज, टेपर्ड, है ना, कोनिकल फ्लास्क, इवेपोरेटिंग डिश, पोर्सलिन, फिल्टर पेपर, फनल ग्लास, लिटमस पेपर, ब्लू और रेड दोनों तरीके के, मेजरिंग ग्लास सिलेंडर्स होने चाहिए 10 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml के, मोटार पेस्टल होना चाहिए, ऑइंटमेंट पॉट होना चाहिए विद बैकलाइट, ऑइंटमेंट स्लैब होनी चाहिए, पोर्सलिन पिपेट होनी चाहिए, रबर स्टैंप होना चाहिए, पैड्स होने चाहिए। मींस ये रिक्वायरमेंट है फार्मेसी की। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की, मींस कंपाउंडिंग आपको उसमें करनी है, अगर कंपाउंडिंग कर, ये सिंपल आपको डिस्पेंसिंग करनी है दवा की, रिटेल करनी है, कंपाउंडिंग करनी है, अलग अलग तरह की फार्मेसी होती है, इसलिए अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। एज पर आप जिस चीज का भी लाइसेंस ले रहे हो तो मिनिमम फार्मेसी रन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो शेड्यूल एन में सारी कंडीशंस मेंशन है। ठीक, अब बात करें वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, शेड्यूल एक्स, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक। पूरा एनडीपीएस एक्ट शेड्यूल एक्स पे निर्धारित है ना, इसी के अंडर, जैसे ओपियम, मार्फिन और बार्बिटल। शेड्यूल एक्स डिस्क्राइब द हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक ड्रग्स लिस्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, है ना। कैसा, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के नाम से। शेड्यूल एक्स की बात करें, मीन द ड्रग आर नॉट कंसीडर्ड सेफ फॉर द पेशेंट, ये ड्रग्स पेशेंट के लिए सेफ नहीं मानी जाती, इसीलिए विदाउट सुपरविजन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या विदाउट एडवाइस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये दवाएं डिस्पेंस नहीं करनी होती हैं, क्योंकि ये पेशेंट खाने से पेशेंट को एडिक्शन हो सकता है, और अगर एडिक्शन हुआ तो ये उसके लिए काफी डेंजरस होता है ना, क्योंकि ये दवाएं काफी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं और लॉन्ग टाइम तक लेने के लिए एडिक्शन जल्दी हो जाता है।
डिस्पेंसिंग की बात करें तो शेड्यूल एक्स की दवा की डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, पर्सन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन कैसे, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच, H1 और एक्स का सब एक ही तरह का, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाएं डिस्पेंस नहीं होंगी। और जब भी आप किसी को डिस्पेंस करते हो तो उसका सेपरेट रजिस्टर होगा और उस पे उसी तरह की टेबल जैसे शेड्यूल एच और H1 में हमने बताई थी, है ना, किस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, किस फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस किया और किस पेशेंट ने ये दवा ली, उसका एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें आपको प्रिजर्व करके रखनी है। सप्लाई एनी प्रिपरेशन वेदर कंटेनिंग द सेम सब्सटेंस, नो पर्सन डिस्पेंस द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग सब्सटेंस स्पेसिफाइड। मींस जो स्किल्ड पर्सन है, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन आएगा और प्रिस्क्राइब करके आप दवा दे देगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मस्ट नॉट बी डिस्पेंस मोर देन वंस। एक बार एक प्रिस्क्रिप्शन से एक ही बार दवा डिस्पेंस करनी है, इसीलिए वो दवा डिस्पेंस करने के बाद फार्मासिस्ट उस पर स्टैंप लगा देता है ताकि वही सेम पर्चा लेके दूसरे मेडिकल स्टोर पे दोबारा दवा ना ले। भाई नहीं होता क्या है, भाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जगह जगह तो जाएगा नहीं, है ना। उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने क्या किया, आपको एडिक्शन है, आपको मालूम है वो दवाएं ज्यादा आपको लेनी है ना, बहुत मजा आता है दवा लेने में। इस मेडिकल स्टोर पे गए, यहां से भी इशू करा लिया, उस पे गए वहां से इशू करा लिया, उस पे गए वहां से इशू करा लिया, राइट। जैसे ट्रेन का टिकट, वो जो देखता है उस पर पर्ची फाड़ देता है ना हल्की सी, ठीक उसी तरीके से कहने का मतलब कुछ ऐसा स्टैंप टाइप लगा देता है कि हाँ भाई ये दवाएं डिस्पेंस हो गई, ताकि दूसरे आप मेडिकल स्टोर पे जाओ तो उसको इस बात का पता चल जाए कि ये दवाएं ऑलरेडी डिस्पेंस कर दी गई हैं, दोबारा हमें ये दवा नहीं देनी है। अदरवाइज जो भी इस तरह की एक्ट में शामिल होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, है ना। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच, H1 शेड्यूल एक्स शैल नॉट बी सोल्ड रिटेल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेम उसी तरह से। ठीक, स्टोरेज की बात करें, शेड्यूल एक्स की दवा की सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स केप्ट इन द रिटेल शॉप और द प्रमाइसेस कनेक्शन विद देयर शैल बी स्टोर्ड। मींस बहुत ही लॉक एंड की में बहुत सेंसिटिव दवाएं होती हैं, अंडर लॉक एंड की कपबोर्ड, ड्रॉर, रिजर्व अलग सेपरेट रख देना है और उस पार्ट में जिस पार्ट में भी रखना है वहां का जो एक्सेस है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसी को होना चाहिए। हर किसी को वहां तक जाने की परमिशन या जिस जगह, जिस ड्रॉर में, जिस कपबोर्ड में रखा है उसकी चाबी, उसका पासवर्ड हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ट्रस्टेबल है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ उसी को उस जगह का एक्सेस होना चाहिए जहां पे नारकोटिक या शेड्यूल एक्स की दवाएं रखी हैं। एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो एडवर्टीजमेंट शेड्यूल एच, H1 और एक्स की दवाओं का नहीं होता है, एक्सेप्ट प्रीवियसली सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखा है, उसके अलावा किसी और को भी इसका एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है ना। फिर शेड्यूल एक्स के लाइसेंस की बात करें तो फॉर्म नंबर 10A में लाइसेंस टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स, 10A में शेड्यूल एक्स की दवा को इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिलता है। 20B अब इसमें सेल करना है, स्टॉक करना है, एग्जिबिट करना है स्पेसिफाइड कौन सी, जो शेड्यूल एक्स की दवाएं है तो 20F में। 20G की बात करें तो लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट, ऑफर, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, होलसेल। मतलब 20F की बात करें तो रिटेल की बात की जाएगी और 20G की बात करें तो होलसेल की बात की जाएगी, है ना, होलसेल की बात की जाएगी। 25F की बात करें तो लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड एक्स एंड नॉट स्पेसिफाइड इन C1। 25F में क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल या डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसमें शेड्यूल एक्स की दवा होंगी, एक्सक्लूडेड शेड्यूल C और C1। ठीक, 28B की बात करें तो लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल द स्पेसिफाइड C और C1 एंड X। देखो शेड्यूल एक्स की दवा हमें मैन्युफैक्चर करनी है तो 25F की जब हम बात करेंगे तो 25F में सिर्फ शेड्यूल एक्स में जितनी भी दवाएं मेंशन है, एक्सक्लूडेड C और C1 की दवाओं के हम मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल कर सकते हैं। फिर हम 28B की बात करें, यहां पे हम शेड्यूल C1, शेड्यूल C, शेड्यूल C1 और शेड्यूल एक्स की दवा को मैन्युफैक्चर फॉर सेल की परमिशन मिल सकती है, किसमें, फॉर्म नंबर 28B में। फिर लिस्ट कौन सी है भाई, शेड्यूल एक्स की दवाओं की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। शेड्यूल जैसे एमोबार्बिटल्स हो गया, आपका एम्फेटामिन हो गया, मिथाइलफिनडिन हो गया, बार्बिटल हो गया, है ना, मिथाइल फिनोबार्बिटल हो गया, सेक्लोबार्बिटल हो गया, पेंटोबार्बिटल हो गया, डेक्स्ट्रा एम्फेटामिन हो गया,
फेनासाइक्लिडिन हो गया, फिर ओके ग्लूटाथिमाइड हो गया, थायोपेंटोन सोडियम हो गया, मेथाम्फेटामिन हो गया, सेकोबार्बिटल हो गया, बहुत सारी मींस नंबर ऑफ जितनी भी शेड्यूल एक्स की दवा, लंबी चौड़ी लिस्ट है ना। ये दवाएं काहे में है, शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती हैं, जिनका बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के ना तो आप बेच सकते हो ना आप अपने पास रख सकते हो, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये सारी दवाएं क्या है, बहुत खतरनाक है। तो ये रही बात का है कि 10 शेड्यूल की, है ना। इसके बाद हम लोग जो है क्या सेल्स ऑफ ड्रग की बात करेंगे, है ना। इसी तरह एक एक टॉपिक, जो टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक खत्म कर देंगे। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करो।